दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित यूपीपीसीएस प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा में सामान्य अध्ययन यानी जीएस के अंतर्गत पूछे गए प्रश्नों के रिवीजन में इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे भारतीय इतिहास खंड से संबंधित सभी प्रश्नों को। ये प्रश्न आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। इसमें हम यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2021 और 2020 में पूछे गए भारतीय इतिहास से संबंधित प्रश्नों को कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले इसमें हम प्राचीन इतिहास से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, तीर्थंकर और निर्वाण स्थल, तो ऋषभनाथ का निर्वाण स्थल अष्टापद है, सही है। वासुपूज्य का सम्मेद शिखर सही नहीं है। नेमिनाथ का उर्जयंत सही है और महावीर स्वामी का पावापुरी ये आपका सही है। तो याद रखिए दोस्तों, ये जो ऑप्शन बी है ये आपका सही सुमेलित नहीं है। वासुपूज्य जैन धर्म के 12वें तीर्थंकर थे। वासुपूज्य स्वामी का जन्म चंपापुरी में हुआ था। देखिए, वासुपूज्य स्वामी का जन्म चंपापुरी में हुआ था और चंपापुरी में ही इनको निर्वाण प्राप्त हुआ था। शेष युग्म आपके सही सुमेलित हैं। तो याद रखिएगा, ऋषभनाथ का जो निर्वाण स्थल है अष्टापद है, वासुपूज्य का चंपापुरी, नेमिनाथ का उर्जयंत और महावीर स्वामी का पावापुरी है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है गुजरात, हरियाणा, राजस्थान या उत्तर प्रदेश। तो सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। जून 2000 में उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले का एक गांव मांडी अचानक चर्चा में आ गया। बघरा ब्लॉक में स्थित मांडी गांव में एक खेत में खुदाई के दौरान प्राचीन आभूषण, सिक्के, बर्तन आदि मिले थे और इन अवशेषों को हड़प्पा सभ्यता से जोड़कर देखा गया था। तो याद रखिएगा, हड़प्पा सभ्यता का स्थल जो मांडी है वो उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, सातवाहन शासकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? देखिए, दो कथन आपके दिए गए हैं, इसमें आपको बताना है कि कौन से कथन सत्य हैं। पहला है, सातवाहन नरेश प्राकृत भाषा के पोषक थे, सही है। सातवाहन काल में कला के लोक पक्ष को अधिक प्रोत्साहन मिला। तो सही उत्तर क्या है आप जान लीजिए, 1 और 2 दोनों आपके सही हैं। दोस्तों, सातवाहन शासकों की भाषा प्राकृत और लिपि ब्राह्मी थी। सातवाहन शासक हाल ने प्राकृत भाषा में श्रृंगार रस का मुक्तक काव्य गाथा सप्तशती लिखा था और सातवाहन काल में कला के लोक पक्ष को अधिक प्रधानता दी गई थी। अगला प्रश्न मध्यकालीन भारत के इतिहास से है, कथन और कारण से संबंधित है। नीचे दो जो है कथन और कारण दिए गए हैं। कथन है, मुगल साम्राज्य मूल रूप से एक सैनिक राज्य था, बिल्कुल सही है। कारण है कि केंद्रीय शासन व्यवस्था के विकास की प्राण शक्ति उसकी सैनिक शक्ति पर निर्भर थी, बिल्कुल सही। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। आप अगर इसकी व्याख्या देखें तो ये विवाद का विषय है कि मुगल साम्राज्य एक सैनिक राज्य था, लेकिन अधिकतर इतिहासकार ये मानते हैं कि लगभग सभी मनसबदारों को सैन्य दायित्व प्रदान किया गया था। साथ ही मुगलों के पास एक बड़ी सेना थी जिसने मुगल साम्राज्य के विस्तार और सुदृढ़ीकरण में बड़ी भूमिका निभाई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पर शासक और उनके राज्यों का मिलान करना है। राणा हमीर मेवाड़ के शासक थे, सही है। राणा चुंडा मारवाड़ के शासक थे, सही है। मलिक राजा फारूकी ये खानदेश के शासक थे और मलिक सरवर ख्वाजा जहां मालवा के ये आपका सही सुमेलित नहीं है। दोस्तों, आप जान लीजिए कि जौनपुर सल्तनत उत्तर भारत में 1394 से 1479 के मध्य एक स्वतंत्र इस्लामिक राज्य था। इस सल्तनत पर सरकी राजवंश का शासन था। इसकी स्थापना 1394 में ख्वाजा ए जहां मलिक सरवर द्वारा की गई थी। तो मलिक सरवर आप जान लीजिए ये जौनपुर का शासक था, न कि मालवा का। आधुनिक भारत से संबंधित प्रश्नों को देखते हैं।
उस विदेशी पत्रकार का नाम बताइए जिसने धरसना साल्ट वर्क पर सत्याग्रह के बारे में समाचार दिया था। ऑप्शन है फ्रांसिस लुई, मार्क टुली, वेब मिलर या फिलिप स्प्रेट। तो सही उत्तर वेब मिलर, ऑप्शन सी। मई 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान सरोजिनी नायडू के नेतृत्व में धरसना नामक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने धावा बोल दिया। धरसना में पुलिस द्वारा की गई बीभत्स ज्यादतियों का उल्लेख वेब मिलर नामक पत्रकार ने किया है। तो याद रखिएगा, वेब मिलर ने धरसना नमक जो है सत्याग्रह का रिपोर्टिंग किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में 1926 में गठित नौजवान सभा का प्रारंभिक सदस्य कौन नहीं था? ऑप्शन है भगत सिंह, यशपाल, छबील दास या अंबिका चक्रवर्ती। तो सही उत्तर अंबिका चक्रवर्ती, ऑप्शन डी। वर्ष 1926 में लाहौर, जो कि वर्तमान पाकिस्तान में, सरदार भगत सिंह, छबील दास, यशपाल आदि ने मिलकर नौजवान सभा की स्थापना की थी। इसका उद्देश्य भारत में मजदूर और किसानों का राज्य स्थापित करना था। अंबिका चक्रवर्ती इसके प्रारंभिक सदस्यों में से एक नहीं थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विदेशी यात्रियों को उनके भारत आने के कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। विलियम हॉकिंस, राल्फ फिंच, सर थॉमस रो और निकोलस डाउंटन। तो यहाँ पर देखिए, विलियम हॉकिंस इंग्लैंड का राजदूत था जो 1608 में सूरत पहुँचा था। तो विलियम हॉकिंस आपका हो जाएगा 1608। इसके अलावा अप्रैल 1909 में मुगल शासक जहांगीर के दरबार में आगरा पहुँचा था विलियम हॉकिंस। राल्फ फिंच भारत आने वाला पहला इंग्लिश यात्री था। वो 1583 में गोवा पहुंचा था 1583 में। इसके अलावा सर थॉमस रो, आप जानते हैं सर थॉमस रो ब्रिटिश राजदूत था जो सितंबर 1615 में जहांगीर के दरबार में आया था। और निकोलस डाउंटन 1614-15 ईस्वी में भारत आया था। तो बहुत नज़दीक है इनका क्रम। इस हिसाब से देखिए 1583 पहले राल्फ फिंच हो जाएगा। उसके बाद आपका आएगा राल्फ फिंच के बाद विलियम हॉकिंस, फिर निकोलस डाउंटन और थॉमस रो। तो यहाँ पर ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। 2, 1, 4 और 3। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक 1924 के कानपुर षड्यंत्र मामले में शामिल नहीं था? मुजफ्फर अहमद, नलिनी गुप्ता, शौकत उस्मानी या M.A. अंसारी। तो सही उत्तर M.A. अंसारी। दोस्तों, कम्युनिस्ट आंदोलन की शक्ति और बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए कानपुर में एक षड्यंत्र को आधार बनाकर कुछ कम्युनिस्टों पर मुकदमा चलाया गया। ये मुकदमा कानपुर षड्यंत्र के नाम से जाना जाता है। इस मुकदमे में M.N. राय, श्रीपाद अमृत डांगे, नलिनी गुप्ता, मुजफ्फर अहमद, शौकत उस्मानी, गुलाम शौकत हुसैन, रामचरण लाल शर्मा, सिंगार बेलू, चेट्टियार आदि अभियुक्त बनाए गए थे। M.A. अंसारी ये कानपुर षड्यंत्र में शामिल नहीं थे। अगला प्रश्न है, क्या आप मुझे एक भी स्वतंत्र देश दिखा सकते हैं जहां पृथक मताधिकार हो? अंग्रेज जा चुके हैं परंतु वे शरारत छोड़ गए हैं। ये वाक्य संविधान सभा के बहस में किसने कहा था? ऑप्शन है सोमनाथ लाहिड़ी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल या N.G. रंगा। तो सही उत्तर सरदार वल्लभ भाई पटेल। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। ये एक ऐतिहासिक प्रस्ताव था जिसमें स्वतंत्र भारत के संविधान के मूल आदर्शों की रूपरेखा प्रस्तुत की गई। इस अवसर पर बोलते हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था, अंग्रेज तो चले गए मगर जाते जाते शरारत का बीज बो गए। हम इस शरारत को और नहीं बढ़ाना चाहते। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और दिए गए क्रम के अनुसार उनको व्यवस्थित कीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं शारदा अधिनियम 1929 का है। 1929 का है शारदा अधिनियम। देखिए, इसके बाद आप देखिए नेहरू रिपोर्ट 1928, साइमन कमीशन का गठन 1927 1927 और दांडी मार्च 1930। तो सबसे पहले यहाँ पर साइमन कमीशन का गठन, उसके बाद आप देखिए नेहरू रिपोर्ट, फिर शारदा अधिनियम और दांडी मार्च।
तो सही उत्तर आपका हो जाएगा 3, 2, 1, 4, ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर आते हैं। भारतीय इतिहास के संदर्भ में वायकोम सत्याग्रह के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? 2 कथन दिए गए हैं, कूट की सहायता से आपको उत्तर देना है। पहला है कि ये अस्पृश्यता और जातिगत भेदभाव के विरुद्ध एक सत्याग्रह था, सही है। महात्मा गांधी ने इस सत्याग्रह में भाग लिया था, सही है। तो दोनों ही कथन आपके सही हैं, ऑप्शन सी सही उत्तर है। केरल के हिंदू समाज में अस्पृश्यता और जातिगत भेदभाव के विरुद्ध तत्कालीन त्रावणकोर रियासत में एक सामाजिक विरोध प्रदर्शन का आयोजन हुआ, जिसे वायकोम सत्याग्रह 1924-25 नाम दिया गया था। मार्च 1925 में महात्मा गांधी ने वायकोम केरल पहुंचकर वायकोम सत्याग्रह में भाग लिया था। अगला प्रश्न है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। देखिए दोस्तों, महत्वपूर्ण प्रश्न है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का संस्थापक कौन था? तो सही उत्तर, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना विलियम जोन्स ने 1784 में किया था और इसकी स्थापना का उद्देश्य ओरिएंटल रिसर्च को बढ़ावा देना था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किसी भी अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की थी? तो ये थे बाल गंगाधर तिलक। यहाँ पर आप देख सकते हैं गोपाल कृष्ण गोखले ने बनारस में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 21वें वार्षिक सत्र 1905 की, सुभाष चंद्र बोस ने 51वें सत्र 1938 और 52वें सत्र 1939 और लाला लाजपत राय ने 1920 में कलकत्ता के विशेष सत्र की अध्यक्षता की, जबकि बाल गंगाधर तिलक ने कांग्रेस की अध्यक्षता कभी नहीं की थी। अगला प्रश्न है ब्रिटिश इंडिया के निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने सामूहिक कार्यचालन के स्थान पर विभाग या विभागीय पद्धति द्वारा वायसराय की कार्यकारी परिषद पर उनके प्राधिकार को और अधिक बल प्रदान किया? तो यहाँ पर देखिए, भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारत सरकार अधिनियम 1858, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 या भारतीय परिषद अधिनियम 1909। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? भारतीय परिषद अधिनियम 1861। आप जान लीजिए, 1861 के अधिनियम द्वारा वायसराय की परिषद को कानून बनाने की शक्ति प्रदान की गई, जिसके तहत वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने विभागीय प्रणाली की शुरुआत की थी। अगला प्रश्न है महाराजा रणजीत सिंह ने किस स्थान पर अदालत ए आला की स्थापना की थी? बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऑप्शन है अमृतसर, लाहौर, फिरोजपुर या मुल्तान। तो सही उत्तर लाहौर। रणजीत सिंह का राज्य 4 प्रांतों कश्मीर, मुल्तान, पेशावर और लाहौर में बटा हुआ था। रणजीत सिंह की न्याय व्यवस्था कठोर थी। राज्य की सर्वोच्च अदालत का नाम अदालत ए आला थी और ये लाहौर में स्थित थी। रणजीत सिंह स्वयं इसके प्रधान न्यायाधीश थे। 2021 के बाद आइए वर्ष 2020 के यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए भारतीय इतिहास के प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न प्राचीन इतिहास से है कि निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वतीय कहा गया है? देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। किस वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वतीय कहा गया है? ऑप्शन है वाकाटक, इक्ष्वाकु, शक या खारवेल। तो सही उत्तर इक्ष्वाकु, ऑप्शन बी। इक्ष्वाकु वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वती या श्री पर्वत का शासक तथा आंध्रभृत्य यानी आंध्रों का नौकर कहा गया है। क्यों? क्योंकि ये पहले सातवाहनों के सामंत थे और उनके पतन के बाद उन्होंने अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी। और दोस्तों, श्री पर्वती या इक्ष्वाकु वंश का संस्थापक श्री शांत मूल था। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है मौर्य काल में एग्रोनोमई अधिकारी किस क्षेत्र से संबंधित थे? माप और तौल, प्रशासन प्रबंध, मार्ग निर्माण या राजस्व प्रबंधन। तो सही उत्तर मार्ग निर्माण, ऑप्शन सी। यूनानी स्रोतों के अनुसार मौर्य काल में एग्रोनोमई अधिकारी राजस्व का संग्रह, सिंचाई सुविधाओं का पर्यवेक्षण, न्यायिक प्रशासन और भूमि की माप, सड़कों पर ट्रेन स्टूडिया की दूरी पर पत्थर लगवाना और सड़कों का रखरखाव से संबंधित था। मार्ग निर्माण उसका प्रमुख कार्य होता है। दोस्तों, लोक सेवा आयोग द्वारा इसे प्रशासन प्रबंध को सही उत्तर माना गया है, लेकिन एग्रोनोमई अधिकारी मार्ग निर्माण से संबंधित था।
अगला प्रश्न है सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करिए और दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करिए। सूची 1 में महाजनपद और सूची 2 में उनकी राजधानियां दी गई हैं। मत्स्य महाजनपद की राजधानी आप जान लीजिए विराटनगर, कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी, सूरसेन की राजधानी मथुरा और अस्मक की राजधानी पोतन या पोटन। तो सही उत्तर 3, 4, 1, 2 ऑप्शन सी आपका सही सुमेलन हो जाएगा। 16 महाजनपद और उनकी राजधानियां पढ़ने के क्रम में आप देखते हैं कि मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर, कुरु की इंद्रप्रस्थ, सूरसेन की मथुरा और अस्मक की राजधानी पोटन थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, कथन और कारण। तो इसमें कथन और कारण के आधार पर आपको सही उत्तर का चयन करना है। कथन है हम चोलों के विषय में उनके पूर्ववर्ती राजवंशों की अपेक्षा अधिक जानकारी है, बिल्कुल सही है। कारण है कि चोल शासकों ने मंदिरों की दीवारों पर अभिलेख उत्कीर्ण करने का चलन प्रारंभ किया, जिसमें उनकी विजयों के ऐतिहासिक विवरण दिए जाते थे। तो याद रखिए कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। चोल विषय या चोल के विषय में हमें उनके पूर्ववर्ती राजवंशों की अपेक्षा अधिक जानकारी है। राजराज प्रथम और राजेंद्र प्रथम ने मंदिरों की ऐतिहासिक दीवारों पर शिलालेख उत्कीर्ण करवाए थे। राजराज प्रथम ने अभिलेखों द्वारा अपने पूर्वजों के इतिहास को संकलित करने और अपने काल की घटनाओं और विजयों के लेखों को जोड़ने की प्रथा प्रारंभ किया। इसका अनुसरण बाद में अन्य राजाओं ने किया। तो कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या भी करता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैल चित्रों को प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा था। ऑप्शन है माधु स्वरूप वत्स, एच.डी. सांकलिया, वी.एस. वाकड़कर या वी.एन. मिश्रा। तो सही उत्तर वी.एस. वाकड़कर। दोस्तों मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में भीमबेटका स्थित है। प्राचीन यानी प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला का ये श्रेष्ठ उदाहरण है। इसकी खोज 1957 में डॉक्टर वी.एस. वाकड़कर ने की थी। 2003 में यूनेस्को ने भीमबेटका शैल चित्रों को विश्व विरासत स्थल यानी वर्ल्ड हेरिटेज साइट की सूची में शामिल किया है। अगला प्रश्न है सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करिए। इसमें हड़प्पा पुरास्थल और संघ राज्य क्षेत्रों में उनकी अवस्थिति। तो बालू ये हरियाणा में स्थित है, मांडा ये जम्मू कश्मीर में, पाडरी आप जान लीजिए गुजरात में और हुलास ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। 3, 2, 4 और 1, 3, 2, 4 और 1 यहाँ पर ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो आप जान लीजिए बालूपुरा स्थल हरियाणा में, मांडा जम्मू कश्मीर में, पाडरी गुजरात में और हुलास उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करिए। यहाँ पर 2 कथन दिए गए हैं। इसमें आपको कोड की सहायता से निश्चित करना है कि कौन से कथन जो है कौन सा कोड सही है। पहला है मुल्तान के सूर्य मंदिर का उल्लेख ह्वेनसांग, आबूजीद, अल मसूदी और अल बरूनी ने किया है, सही है। सांबपुर महोत्सव सूर्य पूजा से संबंधित था। तो ये दोनों ही कथन 1, 2 सही हैं। ऑप्शन सी सही उत्तर है। दोस्तों मुल्तान के सूर्य मंदिर का उल्लेख ह्वेनसांग, आबूजईद, अल मसूदी और अल बरूनी ने किया है और ह्वेनसांग ने हर्षवर्धन के समयकाल में भारत की यात्रा की। अल मसूदी ने मुरूज अल जहाब नामक पुस्तक लिखी जो भारत पर केंद्रित थी और अल बरूनी महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। सांबपुर यात्रोत्सव सूर्य पूजा से संबंधित है, इसलिए दोनों ही कथन आपके सही हैं। अगला प्रश्न है सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन कीजिए और दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करिए। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता ये नगरीय सभ्यता थी। उत्तर वैदिक समाज कृषक समाज था। ऋग वैदिक समाज ये चारागाह और मध्यकाल में जमींदारी व्यवस्था प्रचलित थी। तो सही उत्तर 3, 4, 1, 2 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए मध्यकालीन भारत के इतिहास से संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। निम्नलिखित ग्रंथों पर विचार कीजिए और उनको कालानुक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। यहाँ पर आप देखिए फतवा जहांदारी, पृथ्वीराज रासो, किताबुल हिंद और तबकात ए नासरी। तो इसमें सबसे पुरानी पुस्तक जो है
आप देख सकते हैं सबसे पुरानी पुस्तक आपकी है किताबुल हिंद यानी 3। उसके बाद आपका आएगा पृथ्वीराज रासो 2, फिर तबकात ए नासरी 4 और सबसे लास्ट में फतवा ए जहांदरी 3 2 4 1। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। कैसे आप जान लीजिए। फतवा ए जहांदरी पुस्तक के लेखक जो हैं वो जियाउद्दीन बरनी हैं। पृथ्वीराज रासो के लेखक चंद बरदाई हैं। किताबुल हिंद की रचना अल-बरूनी ने। तबकात ए नासरी मिन्हास उस सिराज का ग्रंथ है जो उसने सुल्तान नसीरुद्दीन को समर्पित किया है। सही क्रम है किताबुल हिंद, पृथ्वीराज रासो, तबकात ए नासरी और फतवा ए जहांदरी। अगला प्रश्न है 1687 में जब औरंगजेब ने गोलकुंडा किले पर अधिकार किया उस समय गोलकुंडा का शासक कौन था? अबुल हसन कुतुब शाह, सिकंदर आदिल शाह, अली आदिल शाह द्वितीय या साइत्ता खान? तो सही उत्तर अबुल हसन कुतुब शाह। 1686 में औरंगजेब ने बीजापुर और 1687 में गोलकुंडा पर आधिपत्य स्थापित किया था। 1687 में जब औरंगजेब ने गोलकुंडा किले पर अधिकार किया उस समय गोलकुंडा का शासक अबुल हसन कुतुब शाह था और कहा जाता है औरंगजेब ने गोलकुंडा के किले को उसी तरह सोने की कुंजियों से खोला था जिस प्रकार अकबर ने असीरगढ़ के किले को खोला था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है आपको बताना है। 2 कथन आपके दिए गए हैं, कूट की सहायता से आपको सही उत्तर का चयन करना है। पहला है अकबर ने लड़कों और लड़कियों के विवाह की आयु निर्धारित करने का प्रयास किया था। सही है। अकबर ने लड़कियों को अभिभावकों के दबाव से अलग स्वयं की इच्छा से विवाह करने की स्वतंत्रता दी थी। तो दोनों ही कथन आपके सही हैं। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। बादशाह अकबर ने लड़कों के लिए कम से कम 16 वर्ष और लड़कियों के लिए 14 वर्ष विवाह की आयु निर्धारित की थी। इसने लड़कियों को अभिभावकों के दबाव से अलग स्वयं की इच्छा से विवाह करने की स्वतंत्रता दी थी। दोनों ही कथन आपके सही हैं। अगला प्रश्न है सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दीवाने तन ये जागीर और वेतन को देखता था। मुस्तारफी ये राज्य की आय व्यय का निरीक्षण करता था। मुशरिफ ये कार्यालय को संभालने के लिए मुशरिफ होता था और बाकिया नवेश प्रमुख घटनाओं और फरमानों को सूचीबद्ध करने का कार्य करता था। तो यहाँ पर आप देखिए 3 4 1 और 2 विकल्प देखते हैं। 3 4 1 और 2 ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आप जान लीजिए, फिर से एक बार रिवाइज करिए। दीवाने तन जागीर और वेतन को देखता था। मुस्तारफी राज्य की आय व्यय का निरीक्षण करने वाला अधिकारी था। मुशरिफ कार्यालय को संभालने के लिए और बाकिया नवीस ये प्रमुख घटनाओं और फरमानों को सूचीबद्ध करता था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। यहाँ पर जो है दरगाह जो है विभिन्न सूफी संत और उनके दरगाहों का मिलान करना है। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर सही है। शेख बुरहानुद्दीन गरीब दौलताबाद सही है। शेख मोहम्मद हुसैन जो है गुलबर्गा सही है। शेख निजामुद्दीन औलिया मुल्तान ये आपका सही नहीं है। क्यों? क्योंकि शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह जो है वो दिल्ली में स्थित है। शेख निजामुद्दीन औलिया चिश्ती संप्रदाय के सूफी संत थे। इन्हें महबूब ए इलाही भी कहा जाता है। इनका जन्म बदायूं में हुआ था। प्रारंभ में वे बाबा फरीद के साथ अजोधन पाकिस्तान में रहे, बाद में दिल्ली चले आए। दिल्ली में स्थित निजामुद्दीन औलिया का मकबरा सूफी काल की एक पवित्र दरगाह है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस मुगलकालीन नहर का निर्माण फिरोज शाह की रजब वाह को पुनर्जीवित करके किया गया? शेखनूनी, साहब नहर, नहर ए बिहिश्त या नहर ए आगरा? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? साहब नहर, ऑप्शन बी। मुगलकालीन शहाब यानी सिहाब नहर का निर्माण फिरोज शाह की रजब वाह को पुनर्जीवित करने को किया गया और मुगल सम्राट अकबर, मुगल बादशाह अकबर के समय में पहले शिहाबुद्दीन खान और बाद में नूरुद्दीन तार खान द्वारा नहर की खुदाई और मरम्मत करके चौड़ा करवाया गया। अकबर के समय दिल्ली के गवर्नर शिहाबुद्दीन ने खेती को विस्तार देने के लिए नहर की मरम्मत करवाई और इसका नाम बदलकर शिहाब नहर कर दिया था।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन किताब ए नौरस नामक पुस्तक का लेखक था? तो याद रखिएगा, किताब ए नौरस इब्राहिम आदिल शाहदूती की पुस्तक है। इब्राहिम आदिल शाहदूती बीजापुर सल्तनत के शासक थे, देख लीजिए, और इन्होंने किताब ए नौरस यानी किताब ए नौरस नामक पुस्तक लिखी थी। आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित प्रश्नों को देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पर दो आपके घटनाएं दी गई हैं, दो घटनाएं दी गई हैं। एक्स ला चैपेल 1748 की संधि के संदर्भ में आपसे पूछा गया है कि कौन से कथन सही हैं। एक्स ला चैपेल 1748 की संधि, इसमें प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति हुई, बिल्कुल सही है, और इस संधि से अंग्रेजों को मद्रास पुनः प्राप्त हो गया। तो दोनों ही कथन आपके सही हैं, ऑप्शन सी सही उत्तर है। एक्स ला सापेल की संधि 1748 से ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध समाप्त हो गया। यूरोप का युद्ध बंद होते ही कर्नाटक का प्रथम युद्ध समाप्त हो गया, और आप जान लीजिए कि मद्रास अंग्रेजों को पुनः प्राप्त हो गया, इसलिए कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। अगला प्रश्न है, सिक्किम का भारत में विलय किसने किया था? महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप देख सकते हैं दोस्तों, सिक्किम का भारत में विलय किसने किया था? सही उत्तर आपका हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। सिक्किम जो नेपाल और भूटान देशों के मध्य एक संप्रभु राज्य था, उसके राजा पर यह दोष लगाया गया कि उसने 2 अंग्रेज डॉक्टरों के साथ दुर्व्यवहार किया है। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में उस राज्य के कुछ दूरवर्ती प्रदेश, जिसमें दार्जिलिंग तथा तराई का कुछ भाग शामिल था, इसको भारत में मिला लिया गया था। अगला है, निम्नलिखित नेताओं में से कौन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? देखिए, मोहनदास करमचंद गांधी, सरोजनी नायडू, पंडित मदन मोहन मालवीय या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? तो सही उत्तर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक चले द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में हिस्सा लिया। इनके अलावा सरोजनी नायडू तथा मदन मोहन मालवीय ने भी इस सम्मेलन में हिस्सा लिया। एनी बेसेंट भी इस सम्मेलन में थीं। गांधी जी के साथ उनके सचिव महादेव देसाई, प्यारेलाल और मीराबेन तथा देवदास गांधी भी लंदन गए थे। देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिए थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। सूची 1 में पुस्तक और सूची 2 में लेखक हैं। द स्टोरी ऑफ माई डिपार्टेशन, ये लाला लाजपत राय की पुस्तक है। गीता रहस्य, बाल गंगाधर तिलक की। ए नेशन इन मेकिंग, सुरेंद्र नाथ बनर्जी की। और इंडिया विंस फ्रीडम, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। 3, 4, 1, 2, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन 1755 में डिंडीगुल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी? नंजराज, हैदर अली, देवराज या चिक्का कृष्णराज? तो सही उत्तर हैदर अली, ऑप्शन बी। दोस्तों, 1742 में वेंकट राय के नेतृत्व में मैसूर सेना ने डिंडीगुल पर विजय प्राप्त की। 1755 में मैसूर महाराज ने स्थिति को संभालने के लिए हैदर अली को डिंडीगुल भेजा और 1755 में हैदर अली ने डिंडीगुल पर कब्जा कर लिया और इस किले को एक सैन्य चौकी में बदल दिया। बाद में हैदर अली मैसूर का वास्तविक शासक बन गया था। अगला प्रश्न और आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न है कि नीचे कथन दिए गए हैं, कथन और कारण, इसके आधार पर आपको सही उत्तर का चयन करना है। कथन है, ब्रिटिश सरकार ने भारत के अलग अलग भागों में भू राजस्व की अलग अलग राजस्व व्यवस्था लागू की थी, बिल्कुल सही है। कारण है, इससे भारतीय किसानों में अलग अलग वर्ग बन गए। तो दोस्तों, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। कैसे? आप व्याख्या देख सकते हैं कि ब्रिटिश सरकार ने भारत के अलग अलग भागों में भू राजस्व की अलग अलग व्यवस्था लागू की। ये व्यवस्थाएं अस्थाई बंदोबस्त प्रणाली, रैयतवाड़ी व्यवस्था और महालवाड़ी पद्धति थी। अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था बंगाल, बिहार, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश के वाराणसी तक के क्षेत्र में लागू थी। इसके अंतर्गत समूचे ब्रिटिश भारत के क्षेत्र का लगभग 19% हिस्सा शामिल था। रैयतवाड़ी व्यवस्था, जो कि ब्रिटिश भारत का लगभग 51% हिस्सा, मद्रास, बम्बई के कुछ हिस्से, पूर्वी बंगाल, असम तथा कुर्ग यानी आधुनिक कर्नाटक का एक भाग में लागू थी। महालवाड़ी पद्धति ब्रिटिश भारत के लगभग 30% हिस्से में
संयुक्त प्रांत और मध्य प्रांत, बरार और पंजाब के कुछ भागों में लागू की गई थी। तो स्पष्ट है कि जो ब्रिटिश शासनकाल में जो राजस्व व्यवस्था अलग अलग भागों में ये लागू की गई थी और इससे भारतीय किसानों में अलग अलग वर्ग बन गए। इसलिए कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या भी करता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2021 और 2020 में पूछे गए भारतीय इतिहास खंड से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन। ये प्रश्न आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। प्रश्नों को सॉल्व करते समय हम उनकी व्याख्या भी हमने किया है ताकि आप प्रश्नों को आसानी से समझ सकें, कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को जान सकें। और जब आप किसी भी प्रश्न के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ से कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी आपके सामने आएंगे जो आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। आप इनको अच्छे से तैयार कर लीजिए। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।